हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख का भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। अब देखिए, इसमें औपचारिक है और अनौपचारिक है। औपचारिक क्षेत्रक ऋण का मतलब होता है ऐसे क्षेत्रक जिसमें ब्याज की दर बहुत ही कम होती है तथा इसमें ऑफिशियल मतलब कि ज़रूरी कागजात दस्तावेज लगते हैं। और अनौपचारिक क्षेत्रक इसमें ऐसे आते हैं जिनमें ब्याज की दर बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। ये किसी भी तरह से अपने ब्याज को वसूल सकते हैं। इसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक वगैरह जितने भी होते हैं ये सब आते हैं। और औपचारिक क्षेत्रक में बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ये ऋणों के औपचारिक स्रोतों मतलब बैंक वगैरह पर अपनी नज़र रखती है। ये देखती है कि जितना उन्हें कहा गया है, जितना बैंक अपने पास जमा धन रखते हैं नकद के रूप में, वो अपने पास अच्छे से रख रहे हैं या नहीं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और किसको ऋण दे रहे हैं। अब हम लोग ये समझ गए हैं कि आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपना ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, अपना प्रॉफिट करने के लिए सिर्फ जो अमीर व्यापारी है या उद्योगपति है बड़े बड़े, सिर्फ वही लोग को ही ऋण दे रहे हैं। ये भी देखता है कि जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, वो सब को भी ऋण दे रहा है या नहीं। छोटे किसानों को भी ऋण दे ताकि वो लोग अपना जो भी है काम कर सकें। और साथ में ये भी देखता है कि बैंक अपने ब्याज की दर कितनी रख रहा है, कहीं बहुत ही अधिक तो नहीं है उनकी ब्याज की दर। इस पर भी वह नज़र रखता है कि बैंक अपने ब्याज दर सीमित रखें। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधि की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीके से अपने पैसे वसूल लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि औपचारिक जैसे बैंक, सहकारी समितियाँ, इसमें ब्याज की दर कम रहती है, इसमें ब्याज की दर ज़्यादा नहीं होती। पर इसके विपरीत अनौपचारिक क्षेत्र में जो भी है, जो आपको ऋण दे रहे हैं, जैसे मालिक, साहूकार, व्यापारी वगैरह, ये सब अपने मन से ब्याज लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो बहुत ही अधिक भी ब्याज ले सकते हैं। और वो किसी भी तरीके से पैसे वसूल कर सकते हैं, चाहे वो सख्ती हो या फिर आसानी से हो। इनको रोकने वाला ऐसा कोई नहीं है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कई कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वह ऋण की अधिक लागत देखकर पीछे हट जाए। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि ऋण की लागत, जो कि ऋण की ब्याज होती है, वो इतना ज़्यादा अधिक हो जाता है, मतलब इंसान के आय से भी ज़्यादा अधिक हो जाता है, जिसके कारण उनकी जो आय है वो बहुत ही कम बचती है या तो बचती ही नहीं है। और अगर ज़्यादा ऊंची ब्याज, मतलब उनकी आय से भी ज़्यादा अगर ब्याज हो जाए, रकम हो जाए, लागत हो जाए, तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे ऋण जाल में फंस जाता है। उनके लिए वो कर्ज बोझ बन जाता है, बोझ हो जाता है। हम लोग आगे देखते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, जिसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है।
लोग अपने विभिन्न ज़रूरत के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे, वे फसल उगा सकेंगे, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, व नया उद्योग लगा सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि बैंकों को और सहकारी समितियों को शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों की कर्जे की 85% ज़रूरतें, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर 85 होगा, 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं, जबकि अमीर परिवारों के केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से है, जबकि 90% अनौपचारिक स्रोतों से है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो अगर हम लोग देखें तो शहरी क्षेत्रों में जो गरीब परिवार है वो 25% ब्याज अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं, मतलब कि जो अधिक ब्याज वसूल करते हैं जैसे साहूकार, व्यापारी वगैरह, ये सब से लेते हैं। जबकि जो अमीर परिवार है वो केवल 10% कर्ज ही अनौपचारिक स्रोत से लेते हैं, बाकी का 90% ऋण औपचारिक स्रोत से लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो अमीर परिवार है वो औपचारिक स्रोत से ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है उन्हें कर्ज के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि वो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण ले रहे हैं। अब इन सब से पता चलता है, पहली, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है, बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं। यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ने का काम ही कर पाता है, इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता घटे। अब यहाँ पर कह रहा है कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवार का जो कुल ऋण का ज़रूरत है वो पूरा नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ आधा ही पूरा कर पा रहा है, जिसके कारण गरीब परिवार अनौपचारिक स्रोत से ही ज़्यादातर कर्ज लेता है और उनकी ज़रूरतें ज़्यादातर अनौपचारिक स्रोत से ही पूरी होती हैं। तो इसलिए जो औपचारिक स्रोत है, बैंक या सहकारी समितियां, उनको अपनी गतिविधियां थोड़ी सी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ानी चाहिए, ताकि लोग उनसे कर्ज ले सकें, अनौपचारिक क्षेत्र पर ज़्यादा निर्भर ना रहे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी ज़रूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें यही कहा गया है, जो औपचारिक स्रोत है वो धीरे धीरे गांव में भी बढ़े, ताकि जो गरीब परिवार है वो भी औपचारिक स्रोत से ऋण ले सके। औपचारिक स्रोत का ऋण का समान वितरण होना चाहिए अमीर और गरीब के बीच, ताकि गरीब परिवारों के लिए भी ये थोड़ा सस्ता पड़ सके ब्याज की दर। अब हम लोग देखते हैं निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। अब इस स्वयं सहायता समूह को थोड़ा डिटेल में समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग जानते हैं कि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्र में बैंक नहीं है, और अगर है भी तो बैंक से ऋण लेना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए ऋणाधार चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और भी बहुत सारे चीज़ चाहिए। तो ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। बैंक से उधार लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजात की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो अनौपचारिक स्रोत है, अनौपचारिक क्षेत्र के, अब देखिए
अगर कोई इंसान गांव में रह रहा है तो गांव के लोग तो उसे बहुत अच्छे से जानेंगे। तो इसी वजह से जो गांव का सबसे अमीर आदमी होता था, जैसे कि गांव में सबसे ज़्यादा अमीर कौन होता है, या तो कोई बड़ा व्यापारी या तो साहूकार, ये सबसे बड़े होते हैं। तो उनसे अगर कोई इंसान ऋण लेता है तो वो तो इसको व्यक्तिगत स्तर पर जानता है कि ये कौन है, क्या करता है, तो वो उनको बिना ऋणाधार और बिना बिना दस्तावेज के भी ऋण दे देता था। और ऐसा भी होता था कि वह पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया ऋण फिर से ले सकता था। लेकिन हाँ, साहूकार अपने ऋण की दर बहुत ऊंची रखते थे और लिखा पढ़ी भी नहीं कर, ऋण वापस ना करने पर उनको तंग भी करते थे। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनके बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी, विशेषकर 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत ₹25 से लेकर ₹100 अधिक, इससे अधिक भी हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज देता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। यह 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना है। उदाहरण के लिए, सदस्य को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी ज़मीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वह अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती है, यद्यपि उनके पास ऋणाधार नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह ऐसा है कि इसको विशेषकर महिलाओं के लिए बनाया गया है। हम लोग जानते हैं कि हमारे गांव में एक महिला समिति या फिर कमेटी जिसको कहते हैं वो होता है, जिसमें सभी महिलाएं जा जा करके कुछ पैसे जमा करती हैं। हम लोग देखते होंगे महीने में कुछ पैसे जमा करती है और उसको बचत करती है। 1 साल या फिर 2 साल में वो फिर जो जितना भी पैसा होता है सूद ब्याज मिला करके उसको फिर बांट दिया जाता है। तो ये वही है, महिलाएं, विशेषकर गांव की महिलाएं मिलकर 15 से 20 लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बचत को जमा करती है और फिर बचत जमा करती है, और अगर फिर किसी को भी ऋण लेने की आवश्यकता है तो वह ऋण भी देती है, परंतु इनकी ब्याज की दर साहूकारों से थोड़ी सी कम होती है। यह इनका जो बचत समूह है, यदि 1 साल, 2 साल, 3 साल इतना टिक गया तो फिर ये लोग फिर एलिजिबल हो जाते हैं, इस लायक हो जाते हैं कि बैंक से ये ऋण ले सकें, और फिर ये लोग बैंक से ऋण ले सकते हैं अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और क्योंकि अगर कोई ब्याज ना दे तो इसकी जिम्मेदारी समूह के सभी व्यक्तियों की होती है, इसी वजह से बैंक भी इनको ऋण आसानी से दे देता है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी क्लियर होता है। हमारा जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आप चाहे तो इसको नोट्स कर सकते हैं, और अगर आप लोग को कोई और सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।